हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इससे पहले पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड ऑल्सो मेटालिक बॉन्ड के बारे में भी। तो अब अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी, वो लेक्चर्स नहीं देखे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको बारी बारी आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और फिर मेटालिक बॉन्ड का लिंक भी शो हो रहा होगा। तो आप आई बटन में जाकर भी इनको देख सकते हैं। तो अगर जब आप वो देख लेंगे उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को लें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इस लफ्ज की तरफ जाते हैं कि वर्ड हमसे क्या कहना चाह रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, दो मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको जुड़ने की कुव्वत। दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की कुव्वत होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और आगे बुक में इन्होंने दो टाइप्स दी हुई हैं, डाइपोल डाइपोल की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो उसको भी हम डिटेल से समझेंगे। तो बिल्कुल बोर नहीं होना, आपने बस थोड़ा सा लेक्चर होगा ये, और इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को फिर हम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नेम्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहता है एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ऐसी एक जुड़ने की कुव्वत जो कि अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है, किसमें, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमारे पास एक गिलास में पानी है, फर्ज करें एक गिलास में हमारे पास पानी है और वो पानी क्या होता है, H2O होता है। अब वो जो H2O है वो हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास H2O में बिलियंस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स हो सकते हैं। एज अ होल हम उसको कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं H2O के। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरह जुड़ा हुआ है। आप देखें गिलास में पानी है तो आपको पानी एज अ होल एक पूरा एक स्मूथ सरफेस से शो कर रहा होगा आपको। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुख्तलिफ चीजों को हमने ना जबरदस्ती जोड़ के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। वो मॉलिक्यूल्स आपको इस तरह जुड़े हुए नजर आएंगे कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर है। तो यही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें H2O की, ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, अब डिटेल से इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। अभी आपने सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल H2O का है, फिर उसने अगर जब अपने आप का बॉन्ड बनाना है, अपने आप को जोड़ना है किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो फिर वो क्या करेगा, वो इस तरह बीच में एक डॉटेड लाइन मैंने शो करी है ना, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये कौन सी टाइप है, इस टाइप को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अभी सिर्फ आपने देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिटेल से भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर तक। अगला मॉलिक्यूल जुड़ा होगा फिर इस तरह जुड़ जाएगा। ये इसी तरह मॉलिक्यूल्स जुड़ते रहेंगे। और मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की जो कुव्वत है, ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करी है, मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको, इसको हम कहेंगे ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी टाइप है, ये टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली। अब आपने यहाँ पर देखना है, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ H2O की, के हाइड्रोजन के दो एटम्स एंड ऑक्सीजन का एक एटम, ये आपस में जुड़ा है तो ये वाटर बना रहे हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपने देख ली हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और साथ में हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हमारे पास, मेरा पेन कहाँ पर ना चले चल गया, ये हमारे पास जो है दूसरा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ट्रेस करते हैं, क्लियर नहीं बनी तस्वीर। अब देखते हैं, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है और दो हमारे पास हाइड्रोजन है। अब इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके जो एटम्स को जिसने जोड़ा हुआ है ना, ये हमारे पास है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग आपने अगर समझ ली होगी, वो लेक्चर ले लिया होगा, तो आपको इसमें मसला नहीं होना चाहिए। ये कोवलेंट बॉन्डिंग है जो कि एटम्स के दरमियान में हो रही है, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी एग्जांपल से आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ इसके फायदे क्या हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, और ये किस तरह किसी दूसरे कंपाउंड्स पे, किसी मॉलिक्यूल्स पे किस तरह असरअंदाज होती है, वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम इसको समझते जाते हैं। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर जनरली वेरी वीक एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है। जो कि बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्होंने एटम्स को बहुत अच्छे से जोड़ा होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की, तो वो बॉन्डिंग की निस्बत, ये जस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सिर्फ जोड़ ही है ये उसको, ठीक है। एक दूसरे के पास में रख रही है मॉलिक्यूल्स को। लेकिन जो अगर हम कंपेयर करेंगे इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बॉन्डिंग के साथ, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, तो फिर हम कहेंगे यार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना बहुत वीक होती हैं बॉन्डिंग की निस्बत। ठीक है, अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत कॉमन बात है, सिंपल बात है, क्लास 9 केमिस्ट्री की न्यू बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ के आ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो जो हमारे पास
जो जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो कहता है अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दीज फोर्सेज आर द वीकेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ना सबसे ज्यादा वीक जो होती है ना, वो कहाँ होती हैं? वो गैसेस के अंदर होती हैं। उसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर मैं यहाँ पर सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अमूमन मैं इसी तरह ही बनाऊंगा एक स्ट्रक्चर, ठीक है, कि सारे एटम्स ना आपस में जुड़े हुए हैं, सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, इन्होंने प्रॉपर एक ना ज्योमेट्री बनाई हुई है, आपस में जुड़ के अच्छे से टाइटली पैक्ड है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ये मैं सॉलिड लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा गैस के, तो मैं बनाऊंगा कोई मॉलिक्यूल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है, इस तरह घूम फिर रहेंगे। तो आप खुद ही बताएं कि इसके दरमियान में एटम टू एटम या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अगर हम बात करें इंटरेक्शन की, तो किस में ज्यादा स्ट्रांग है? तो आपका जवाब होगा सॉलिड में, क्योंकि सारे एटम्स जो है ना आपस में क्लोजली पैक्ड हैं। अगर हम गैस की बात करें तो आप कहेंगे यार मॉलिक्यूल्स ना इधर उधर घूम फिर रहे हैं, तो इनके पास तो अट्रैक्शन है ही नहीं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सबसे ज्यादा वीक होती हैं वो होती हैं गैस के अंदर, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां पर होती हैं? आपका जवाब होगा सॉलिड के अंदर। तो यहां तक बातें क्लियर है? तो फिर हम आगे चलते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मेनी टाइप्स। तो बहुत तरह की टाइप्स होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। तो अभी दो हम पढ़ेंगे भी इसमें से। सम आर वीक एंड अदर आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का अगर हम मुवाजना करें ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, अगर इन्हीं को आपस में कंपेयर करें। अच्छा, एक हमने कंपैरिजन किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का बॉन्डिंग के साथ, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हमने वहां पर तो बात को अपनी कंक्लूड कर लिया था कि बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम कंपेयर करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ ही, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, उनमें से कुछ वीक हैं और कुछ जो है लिटिल बिट ऑफ स्ट्रॉन्ग है। दे इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो उसकी जाहिरी खसूसियात पर भी असरअंदाज करती हैं। कौन? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अ सब्सटेंस। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे जो अहम बात होती है वो होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी सॉलिड का लिक्विड में अपने आप को कन्वर्ट कर लेना, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और किसी लिक्विड का अपने आप को कन्वर्ट कर लेना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की दो मेन टाइप्स होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और भी होती हैं लेकिन मेनली दो दो ही हैं। इस पे बहुत असर अंदाज करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। द स्ट्रॉन्गर द फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड द हायर इट इज बॉइलिंग पॉइंट। ये बात अभी आपने सिर्फ देखनी है मैं क्या बता रहा हूँ, अभी हम एग्जांपल लेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, तो कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं आपकी। द स्ट्रॉन्गर द फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करें हम, तो लिक्विड के अंदर ही अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होंगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? कि उसका होगा हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लिक्विड ने अपना फेज अब कौन सा चेंज करना है? अपने आप को अब उसने चेंज करना है। अगर उस पर हम हीट अप्लाई करते हैं, उसने अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो कहता है कि अगर लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, तो फिर क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक चीज बॉयल हो रही है 50 सेंटीग्रेड पर, और एक चीज बॉयल हो रही है 100 सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब है कि 100 सेंटीग्रेड वाले को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है कि वो अपनी फिजिकल स्टेट लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए, इसका मतलब है उसके दरमियान में, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं बात। सिमिलरली स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द हायर विल बी इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑन और ऑफ अ सॉलिड। अगर हम बात करें सॉलिड के केस में, तो कहता है अगर सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हों, सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसी सॉलिड की ज्यादा हों, तो उसको मेल्ट होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी अपने आप को सॉलिड से कन्वर्ट करने में लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक बात। अब ना यहाँ पर ना अब एक काम करते हैं, ये जो दो आखिरी की दो लाइनें पढ़ी हैं हमने लिक्विड के केस में और सॉलिड के केस में, इसको ना किसी तरह समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, अगर आप बात करें, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर लिक्विड के केस में, तो हम ना दो लिक्विड्स को लेंगे। एक लिक्विड ऐसा है जो कि आपने अमूमन देखा ही होगा, वाटर, H2O। तो अब हम ना H2O को कंपेयर करते हैं किसी और तरह के लिक्विड के साथ, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं H2O वाटर को, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वाटर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 सेल्सियस। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लास में भी सब साइंस पढ़ाते थे ना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सब याद करते थे। यहाँ तक तो बात ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता है ना क्या होता है? कि कौन सा लिक्विड अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इस सेंटीग्रेड पे, इस टेम्परेचर पे, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स।
ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक एग्जांपल हम ले ली वाटर की। यहाँ पर अब एक एग्जांपल लेते हैं हम अल्कोहल की। ठीक है, अल्कोहल की एग्जांपल लेते हैं। अल्कोहल का अप्रोक्सीमेटली ना 78.7 सेल्सियस का राउंड अबाउट जो है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हम पढ़ रहे हैं, इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पर दो तरह के लिक्विड्स लिखे हैं, एक वाटर है और दूसरा अल्कोहल है। अब आपने क्या करना है, गौर करना है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे। वाटर का है 100 सेल्सियस और अल्कोहल का है 78.7 अप्रोक्सीमेटली सेल्सियस। ठीक है, ओके। अब देखना ये है हमने कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी हैं। तो उसके लिए हमें फौरन सोचना पड़ेगा, अच्छा जिसकी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो वो ज्यादा इसको हीट एनर्जी चाहिए होगी, ताकि वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले किसी और फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक बात। तो वाटर को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है अल्कोहल की निस्बत। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का जो टेम्परेचर है अपने आप को अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करने का, यानी कि लिक्विड से अपने आप को कन्वर्ट करने का इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो है 78.7 सेल्सियस। तो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, इसको कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू वाटर। वाटर का जो टेम्परेचर है वो है 100 सेल्सियस, अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो जी, अब हम ना एक और काम करते हैं, जो अगली लाइन लिखी हुई है ना इसकी, सॉलिड के केस में, ठीक है, यहाँ से लेकर सिमिलरली से लेकर यहाँ तक सॉलिड के केस में, इसको भी हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं ऐसी। ओके, हम ना दो तरह के सॉलिड्स लेते हैं। एक सॉलिड तो ऐसा है जिसको हम कहते हैं बर्फ, ठीक है, आइस। ओके जी, आइस लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जब सॉलिड के केस में बात करेंगे हम तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि सॉलिड अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, मेल्टिंग, पिघलना। आइस की अगर हम बात करें, तो आइस का जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, वो है 0 सेल्सियस। बिल्कुल ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, छोटी क्लास में याद किया था हमने। इसके अलावा अगर हम बात करें NaCl की, NaCl की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड, वहां पर हमने ना इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देखा था। ठीक है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट देखा था। बॉइलिंग पॉइंट भी देखा था, मेल्टिंग पॉइंट भी देखा था, लेकिन हम बात यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की कर रहे हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 सेल्सियस। मुझे बताएं ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है। आपका जवाब होगा NaCl। तो हम कहेंगे कि NaCl की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग हैं एज कम्पेयर टू बर्फ के। ठीक है, तो NaCl को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तोड़ने की, इसके निस्बतन आइस को बहुत कम एनर्जी चाहिए अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने की। तो हम कहेंगे कि सॉलिड में जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है बात ये। अब उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश की है, ताकि कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी रहे ना आपको। अब हम खत्म करते हैं इस बात को, नेक्स्ट बात पे आते हैं हम अपनी, जो हमारे पास थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप्स। नंबर वन टाइप हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये लफ्ज को याद रटा नहीं लगा लेना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अभी देख लेते हैं। अगर हम बात करें HCl की, HCl की बात करें, H के ऊपर आपने देखा होगा पार्शियल पॉजिटिव, Cl के ऊपर देखा होगा पार्शियल नेगेटिव। ओके, अब मेरी बात सुने कि पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कब आता है, और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कब आता है। अगर अभी तक आपने कोवलेंट बॉन्डिंग वाली या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाली आपने वीडियो नहीं देखी, तो अभी भी आपको टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक शो हो रहा होगा कोवलेंट बॉन्डिंग की। तो आप ये सारी अपनी जो परेशानियां हैं, जितनी भी आपको कोई मसले होते हैं समझने में इन बातों को, तो आप ये खास तौर पर ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव ये कब आते हैं, इनको आप समझ सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड वाली वीडियो में। तो आप जाके देख लें इस वीडियो को। बहरहाल मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया हुआ है, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ पहले, और आपको मैंने बता भी दिया कि आप जाके देख सकते हैं उसको, कोवलेंट बॉन्ड वाली वीडियो को। ओके, अब हम बात करते हैं, आपने देखना है यहाँ पर ना दो दो तरह के पोल्स आए हुए हैं। मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट बचपन में पढ़ा होगा, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं भैया, एक साउथ नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। पढ़ते ना, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है ना, इसी तरह, इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास दो पोल्स आए हुए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये हो गया दो पोल्स। और दो को हम क्या कहते हैं, डाई, DI, डाई कह लें, डाई कह लें, जिस तरह पढ़ना है पढ़ लें, कोई मसले की बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। तो हम कह देंगे दो पोल्स वाला। ठीक है, दो पोल्स वाला। तो डाइपोल एक ये होगा, ये दो पोल्स वाला एक ये,
इसके साथ दो पोल्स वाला एक और जुड़ा हुआ होगा, तो उसको हम कह देंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हेडिंग की तो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। बहुत सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ एग्जाम्पल बनी हुई है, आपको खुद समझ आ जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे मेरी वीडियो से, समझेंगे इसको, तो आपको याद करने में भी कोई मसला नहीं होगा ये, ठीक है। These attractive forces are present between the molecules of a polar compound like HCl। अब HCl एक पोलर कंपाउंड है। ओके, अब आप कहेंगे ये पोलर क्या होता है, और इसके मुकाबले में एक और लफ्ज भी आता है नॉन पोलर। अगर आपने पोलर और नॉन पोलर वाली वीडियो नहीं देखी, तो अभी भी आपको टॉप राइट कॉर्नर पे शो हो रही होगी कि पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क होता है, और HCl को हम पोलर क्यों कह रहे हैं, ये बात भी आपको पता लग जाएगी वहां पर। अब हम चलते हैं आगे। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। ओके, कोवलेंट बॉन्ड बनता ही कब है, ये पोलर कंपाउंड बना हुआ है ना। पोलर कौन सा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड बना हुआ है ये। और कोवलेंट कंपाउंड कब बनता है, कि जब दो तरह के एलिमेंट्स, खास तौर पे पोलर, दो तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आपस में बॉन्ड बना रहे हो और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हो, ठीक है, शेयरिंग कर रहे हो बराबर से। तो इस तरह के केस को हम क्या कहते हैं, यह है पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक हो गया बिल्कुल, विद डिफरेंट फोर्सेस, क्योंकि हाइड्रोजन की अपनी फोर्स है, क्लोरीन की अपनी फोर्स है। अब ये फोर्स है क्या, इसको देखते हैं। ये फोर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये बात कहाँ से आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने एक बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने समझा था कि कोई कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, कि जब वो स्पेसिफिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक बात क्लियर है, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ना भी कर रहा हो, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचने की कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम ग्रुप में जाएं, अगर हम ये देखें पीरियोडिक टेबल यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ना पीरियड्स की, ये आ गया पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करते हैं यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम जा रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हो, तो क्या होगा, इधर वाले जितने भी हमारे पास जो होंगे ना एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं जितना हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, तो हमारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत उनके अंदर ज्यादा आ रही है, ठीक है, यहाँ तक बात। तो हम यहाँ पर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन ग्रुप 17 में है, और हाइड्रोजन ये ग्रुप 1 के पास रखा हुआ है। तो आप बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, आपका जवाब होगा यार ये क्लोरीन की होगी, ठीक है, यहाँ तक बात। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आने लगा है, क्लोरीन हो गया अब इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, तो पार्शियल नेगेटिव उसके ऊपर लगा दिया। अब वो कहते हैं ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो आ रही है यहाँ पर डायपोल डायपोल के केस में, लेकिन वो एक बात ये भी कर रहा है कि ज्यादा जोर से कौन अपनी तरफ खींचेगा किसी को, तो वो कहेगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो क्लोरीन अपने पास खींच रहा है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का जो टिल्ट है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन का टिल्ट है वो क्लोरीन की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल अभी हम देख के आ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इट अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर फोर्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पर, ये नजर आ रहे भी होंगे आपको, एक डॉट की फॉर्म में और एक क्रॉस की फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो ज्यादा टिल्ट किसकी तरफ होगा, उनका उनका टिल्ट होगा क्लोरीन की तरफ। As a result, the bond between the hydrogen and chlorine become polar, as shown in the following। जिस तरह उसने बताया हुआ है कि यहाँ पर ये पूरी एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। कहता है जिस तरह, अगर यही कंडीशन यही बातें समझ लें हम, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है ना, वो पोलर नेचर का है, ठीक है। पोलर नेचर क्या होता है मैंने आपको डिटेल से बता भी दिया, लेकिन इसकी अलग से वीडियो है, वो भी मैंने आपको कहा था, अब एक बार देख के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत उम्मीद करता हूँ ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें आप, ये HCl बना हुआ है, ठीक है, H और ये Cl। H पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन का टिल्ट क्लोरीन की तरफ है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन खिंचा जा रहा है क्लोरीन की तरफ, और क्लोरीन एक्सेप्ट करने की बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव वाला जो है ना अगले हाइड्रोजन के पॉजिटिव से मिलेगा, और वो क्लोरीन वैसे ही नेगेटिव वाला है। फिर ये क्लोरीन जो नेगेटिव वाला है वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव से मिलेगा, और साथ वाला क्लोरीन नेगेटिव वाला है। फिर ये क्लोरीन नेगेटिव वाला हाइड्रोजन के पॉजिटिव से मिलेगा, और फिर साथ में नेगेटिव वाला क्लोरीन है। तो कोई मसला, उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने एक पूरा मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की है, और कहा हुआ है कि ये हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन का पोल है, और ये क्लोरीन का पोल है। सिमिलरली ये पूरा HCl जो है ना, एक डायपोल दूसरे के साथ, दूसरे डायपोल के साथ लिंक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आपस में दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप गौर करें ना, यहाँ पर देख लें सिंपल, ये नेगेटिव है, और ये यहाँ पर जो है ना ये वाला ये पॉजिटिव है।
तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे दूसरे को, जाहिर बात है। ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो आपस में दूसरे को अट्रैक्ट ही तो करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको डाइपोल डाइपोल भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये टॉपिक छोटा सा है, इसको पढ़ के हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या फर्क है, एस जब हम इसको कंपेयर करें डाइपोल डाइपोल से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका एक तो चीज क्लियर हो यही होगी नाम से ही आपको कि हाइड्रोजन आ रहा है, तो इस तरह की बॉन्डिंग में हाइड्रोजन का होना लाजमी है। ठीक है, हम थोड़ा सा रीड करते हैं इसको, फिर ये डायग्राम भी देख लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल केस इसके अंदर आ गया। अब वो स्पेशल केस क्या है? पहली तो बात आपको याद हो गई होगी कि इसके अंदर हाइड्रोजन होना ही होना है। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंट बॉन्डेड, जब हाइड्रोजन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता हो। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बिटवीन, अगर हम बात करें पोलर की केस में बात करें, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के केस में बात करें तो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में बनता है। और अगर हम बात करें नॉन पोलर के केस में तो वो बनता है सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के केस में। ओके, चलते हैं आगे। जब हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बात से तो परेशान नहीं होंगे ना आप, क्योंकि आप पहले देख के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो कहता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जैसे कि फ्लोरीन, एक सेकेंड ये थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड जैसे कि नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जब हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो फिर क्या होता है? द लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड हाईली पोलर। तो होता ये है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन अगर इनकी हम बात करें तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस लेंगे, इनके वैल्यू निकालेंगे कोई, यानी कि फ्लोरीन की वैल्यू जो होगी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उसको माइनस कर देंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से, तो इसके दरमियान में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। जब डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा तो इससे होता ही है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो हाईली पोलर हो जाता है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है? एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व। तो इसके नतीजे में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है, जिस तरह हमने ऊपर देख के आए थे हम, एच और सीएल के केस में, वो तो होती है, लेकिन डाइपोल डाइपोल से भी ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है इसमें। ठीक है, जब हाइड्रोजन मिलता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल H2O, द OH बॉन्ड और हाईली पोलर। जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो है हाईली पोलर ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। किसकी वजह से? कि उसके अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई हैं। ठीक है, उनको ताकि जिसने उसको जोड़ के रखा हुआ है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। चलें, यहाँ पर 1 मिनट के लगाते हैं हम ब्रेक, और यहाँ पर चलते हैं डायग्राम की तरफ कि डायग्राम हमसे क्या कहती है। देखिए जी, ये हमारे पास ना ये शो हो रहा है एक हाइड्रोजन, ये शो हो रहा है ऑक्सीजन, और ये शो हो रहा है हाइड्रोजन। यहाँ तक बात ठीक है। आपने बस एक चीज याद रखनी है कि जो रेड वाला इन्होंने शो किया हुआ है ना, रेड वाला ऑक्सीजन है, और ये जो ग्रे ग्रे सा व्हाइट व्हाइट सा जो शो किया हुआ है ना, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ये बात अगर आपने गौर कर ली तो फिर ठीक है। यहाँ पर देखें कि ये जो ग्रे वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके ऊपर आया है पार्शियल पॉजिटिव, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। हमने बात की थी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो रेड वाला है ना, ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, और ये रेड वाला क्या है? ये ऑक्सीजन है, बिल्कुल ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं ना, ये बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि यार ये ऑक्सीजन को ना अगर हम H2O लिखें, इस तरह लिख सकते हैं हम H2O, बिल्कुल इन्होंने भी तकरीबन इसी तरह लिखा हुआ है। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन इस पूरे H2O को अगर हमने किसी और H2O से कनेक्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको बॉन्ड बना देंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इससे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा, और ये हाइड्रोजन कौन सा वाला है? ये भी ऑक्सीजन से साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव से। तो ये ठीक हो गई बात, ये पूरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कनेक्ट किस लिए हुआ है? क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कर दी है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन के साथ। जब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। ठीक है, इनमें प्यार बढ़ेगा और आप एक दूसरे की तरफ ये करीब आते जाएंगे, इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें क्लियर है। अब कहता है ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डेवलप्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, जिस तरह एक पूरी फिगर में दिखाया हुआ है और ये फिगर मैंने आपको समझा भी दी है। अब होता क्या है? दिस अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के केस में, जिस तरह H2O की एग्जांपल ली हमने, कि हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ हुआ है
जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आपने ये नहीं कहना कि जो H2O पूरा है वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। H2O जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब एक H2O जब किसी दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से मिलेगा तो फिर उन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। ठीक है ना। तो वो H2O में से जो O होता है वो पार्शियल नेगेटिव है, और वो अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है उसके साथ जाके अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपस में जनरेट होंगी। तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं बातें समझ आ गई होंगी। छोटी सी एक बात समझते हैं इसको, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कुव्वत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो क्या करती है, कॉजेज वाटर टू हैव रिलेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो वाटर को इस तरह बिहेव करवाती है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपाउंड जैसे कि H2S है और NH3 है इनके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होता है। मैंने बात की है यहाँ पर कि वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, जब वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस होगा, ठीक है ना। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरी तरह के कंपाउंड जैसे कि H2S है और NH3 है। NH3 अमोनिया को कहते हैं और H2S किसे कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को, इसमें हाइड्रोजन और सल्फर है। ओके, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो अगर एक जनरल सा ओवरव्यू अगर हम लें ना तो हम कहते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का मेल्टिंग पॉइंट है -85.5 सेल्सियस। अब ये -85 का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा ठंड के अंदर, यानी कि टेम्परेचर बहुत लो, उसी टाइम जो है ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें वाटर की वो है 16 सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट जो अगर हम बात करें H2S की तो वो है -60 सेल्सियस। तो अब आप देख लें वाटर को 100 सेल्सियस पे जाने के लिए बहुत गर्मी चाहिए, बहुत हीट चाहिए, फिर जाके इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटेंगी। अगर हम H2S की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट -60.7 है। तो ये बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो इतने लो टेम्परेचर में इसकी बॉन्डिंग आराम से टूट जाती है। अमोनिया को ले लें, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट -77 है और बॉइलिंग पॉइंट -33 है। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो इतना लो है कि वाटर से तो मुवाजना हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताएं 0 सेंटीग्रेड पे ज्यादा हीट होगी या फिर -77 पे ज्यादा हीट होगी। आपका जवाब होगा कि अगर जीरो को कंपेयर करो -77 से तो -77 वाला तो बहुत ठंडा है, तो गर्म तो जीरो वाला हुआ, मतलब है कि जीरो पे ज्यादा एनर्जी आ गई है उसके अंदर। तो फिर हम ये कह देंगे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो कि 0 सेल्सियस है तो वो उसको हमने बहुत ज्यादा हीट दी है एज कम्पेयर टू अमोनिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट -77 है, ठीक है। तो -77 पे अमोनिया की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट रही हैं और वो ब्रेक हो रहा है और वो मेल्ट हो रहा है, और वाटर की 0 सेल्सियस पे आके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट रही हैं, फिर जाके आइस की, एक्चुअली आइस बर्फ, ठीक है ना, जो कि वाटर से ही बनी है, फिर जाके वो सॉलिड अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड के फॉर्म में। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा हीट देने के बाद 100 सेल्सियस से पहुंचा है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसने स्टोर की है, फिर जाके ना उसने बॉन्डिंग अपनी तोड़ी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और अमोनिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -33, उसको हम थोड़ी सी हीट क्या ही देंगे, उसको हम एक ठंडे टेम्परेचर से निकाल के अगर थोड़ा कम ठंडे में लेके आ जाएंगे जहाँ पर -33 होगा, वहां पर जो है ना ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत डिटेल से बातें की हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बच्चों के लेवल पे आके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अभी एंड पर आपको कुछ लिंक शो हो रहे होंगे जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी। तो इसमें आप कंप्लीट पूरी बुक का आप लेक्चर्स देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा एक सब्सक्राइब का बटन भी शो हो रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।